एसएससी जेई का कैलेंडर तो आउट हो गया है और 5 महीने करीब आपको मिल रहे हैं, जिसमें आपको एसएससी जेई में अगर आप डिप्लोमा में हैं तो एसएससी जेई की आप तैयारी करने की सोच रहे होंगे और कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि 5 महीने में ये तैयारी करनी कैसे है और पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो कैसे तैयारी करी जाए। तो इसकी बात हम पूरे सेशन में करने वाले हैं कि आप क्या प्लानिंग रखेंगे 5 महीने की इस तैयारी में और कैसे आपको एसएससी जेई के एग्जाम में रैंकर बनना है, और ये सारी बातें सेशन में करेंगे। तो क्या कहते हैं सर? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हमारे पास में जो एग्जाम का कैलेंडर है वो आ चुका है। 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में एग्जाम डेट रखा गया है। तो जब आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज के दिन से अगर हम देखें तो लगभग अगर जैसे 5 महीने 20 दिन है सर, तो अगर 20 दिन हटा देते हैं तो लगभग वो तो वैसे भी हट जाते हैं सर, इसलिए 5 ही महीने की बात कर रहे हैं। हमारे पास में मोटे मोटे हैं। तो सबसे पहले तो ये माइंडसेट बना लो बेटा कि 5 महीने में सिलेक्ट तो आप हो ही सकते हो, मैं तो कहूंगा कि बल्कि एक बहुत अच्छी रैंक भी लेके आ सकते हो। हमारे पास में ऐसे ऐसे टॉपर्स हैं गाइस जिन्होंने 3 महीने की प्रिपरेशन में CPTW जैसे जो डिपार्टमेंट है, MES जैसा जो डिपार्टमेंट है, उसको हासिल कर लिया है। तो आज से अपने मन में ये कर लीजिए कि यहाँ पे 27 अक्टूबर को हमारे पास में एग्जाम होना है, तो आपके पास में लगभग 5 महीने। यहाँ पे मैं और सर आपको बताइए कि आपके पास में क्या क्या हो सकता है, आपके पास में मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट कैसे हैं, कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा और इत्मीनान के साथ में देखिएगा। तो बिल्कुल 5 महीने का सर पूरा प्लानिंग कैसे किया जाएगा तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमेशा सबसे पहले कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम पैटर्न की बहुत नीड होती है। क्या पैटर्न है एग्जाम का? आपको भैया रण क्षेत्र जिसमें युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन प्रोसेस के देखो पूरी एक प्रोसेस है एसएससी जेई की, यानी कि सबसे पहले आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बंद दोगे, CBT 1 जिसको कहते हैं, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक होता है, पूरी बात करी जाएगी। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप तैयारी बिल्कुल अब जीरो से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि सर अभी डिप्लोमा से पास आउट हुआ हूं, बस मुझे अब तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आपको क्या करना है, पहले पैटर्न समझना है। तो CBT 1 आपका सबसे पहले होता है, फिर CBT 2 होता है, यानी 2 पेपर आपके होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे दोनों ही, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर मेडिकल तक फिट हो गए तो इसका मतलब सिलेक्शन हो चुका है, सरकारी नौकरी लग चुकी है। तो ये पूरा सिलेक्शन का पैटर्न होता है। तो सबसे पहले CBT 1 की बात कर लेते हैं। सर CBT 1 का क्या पैटर्न रहता है, बच्चों को एक बार क्लियर होना चाहिए कि CBT 1 कैसे सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पे देखिए भाई CBT 1 है ना, CBT 1 में हमारे पास में बेटा 2 पार्ट होते हैं ना, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग पेपर होते हैं, नहीं। जैसे समझो कि हमारे पास में कोई चीज है ना, उसका पार्ट ए और पार्ट बी, ऐसे समझ लीजिए ना। तो यहाँ पे आपको बेटा 2 पेपर, मतलब यहाँ पे 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, एक टैक होगा और एक नॉन टैक होगा, यानी कि एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। तो जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे साइंस यानी कि जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यहाँ से रहेगा हमारे पास में 50 क्वेश्चन। और आपके पास में सेकंड रहेगा रीजनिंग में से 50 क्वेश्चन। यानी कि ये पोर्शन आप ऊपर जो देख रहे हैं ना, इसको आप बोल सकते हैं नॉन टेक्निकल का। तो यहाँ पे हमारे पास में नॉन टेक्निकल 100 नंबर का आएगा। उसके बाद में हम बात करें टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, हालांकि मैकेनिकल सिविल में भी सेम ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां से, जो टेक्निकल एबिलिटीज है यानी कि टेक्निकल डोमेन यानी कि इलेक्ट्रिकल से देखने को मिलेंगे। टोटल आपके पास में होते हैं 200। इसका मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की CBT 1 में बेटा बराबर यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। आपको 200 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट होंगे, है ना। देखो ये रेशियो दे सकते हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट ही होंगे मात्र। यानी कि सर अच्छा खासा है ना, स्पीड चाहिए, क्योंकि 200 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करना मतलब 60 से क्या कहते हैं 35 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है हमारे पास में, यानी कि जो 1/4 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आपके पास में रहने वाली है, हालांकि 1/3 नहीं है, यहाँ पे गनीमत है। अब देखो जो CBT 1 में यहाँ पे पास होगा, यानी कि जो छटनी हो जाएगी यहाँ पे, वो जाएगा CBT 2 के लिए। लेकिन जो मेरिट बनेगी फाइनली वो CBT 1 और CBT 2 से मिलती है। तो आप कहोगे सर CBT 2 कैसे होता है, लॉरेंस सर जरा बताइए बच्चों को यहाँ पे जो CBT 2 है वो कैसे होता है। बिल्कुल सर, अगर आप CBT 1 की तैयारी कर लिए हैं और पूरी मेहनत हो गई है और सिलेक्शन CBT 1 में हो गया है, तो अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ना, फिर केवल और केवल आपका कोर टेक्निकल का एग्जाम होना है CBT 2 का, 200 क्वेश्चन का होगा वो भी, है ना। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो CBT 2 में टेक्निकल एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन का होता है। तो उसमें कोर टेक्निकल होगा, यानी नॉन टेक पे कोई फोकस नहीं करना। यानी कि अगर आप इस टेक्निकल के लिए पढ़ रहे हो अच्छा खासा, है ना, तो आपका यहां तो 100 नंबर का वेटेज है ही है, वहां पे आपको 200 क्वेश्चन पूरे इसी के मिलेंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन इसी के मिलेंगे। तो मतलब टेक्निकल पे एक अच्छा खासा फोकस चाहिए, पूरा सिलेक्शन चाहिए तो, और नॉन टेक्निकल में CBT 1 क्वालिफाई करना है तो नॉन टेक्निकल पे फोकस चाहिए। पर सर क्वालिफाई करेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या सिलेबस है, सिलेबस बहुत जरूरी है। तो सिलेबस एक बार डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि टेक्निकल का सिलेबस क्या है इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पहले सिलेबस बता रहा हूं, है ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको
पैटर्न बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है। तो सिलेबस में आपको सबसे पहले आएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसको हम कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल। इसको कुछ बच्चे नेटवर्क थ्योरी भी कह देते हैं, है ना। तो आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल है नेटवर्क थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें आपको मैं बता देता हूं, ये पूरा जो सिलेबस है, अलग अलग जो नाम लिखे हैं, ये पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो बेसिक कंसेप्ट यानी रेसिस्टर, इंडक्टर, इंजीनियरिंग के जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं, सर्किट नेटवर्क थ्योरम्स पूरी पढ़नी पड़ेंगी। फिर मैग्नेटिक सर्किट में आपको देखना पड़ेगा फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये मटेरियल साइंस का पार्ट है ना, मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे यानी छोटी मोटी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। इसके साथ में एसी फंडामेंटल्स आप पढ़ेंगे, जिसमें आपको पीक, आरएमएस, एवरेज वैल्यू, इस तरह की चीजें आपको देखना आनी चाहिए। और लास्ट में पॉलीफेज सर्किट, और अगर आप देखोगे तो डीसी एंड साइनसॉइडल रिस्पांस ऑफ आरएलआरसी सर्किट। ठीक है, तो इसमें आपको कभी कभार थोड़ा सा ट्रांजिएंट का पार्ट भी आ जाता है। तो ये है पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस। इसके बाद आप मेजरमेंट की बात करेंगे, तो मेजरमेंट में बता देता हूं आपको, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोगों का सिलेबस है प्रॉपर, एसएससी जेई के द्वारा जो दिया गया है। मेजरमेंट में आप मेजरमेंट ऑफ पावर यानी एक फेज, थ्री फेज में पावर क्या होती है, एक्टिव रिएक्टिव दोनों ही पावर की बात होती है। इसके बाद 2 वॉट मीटर मेथड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल, अमीटर, वोल्ट मीटर, इस तरह के डिवाइसेस जो होती है मशीन, है ना, क्या कहते हैं चेक करने के लिए, वो आपको मिल जाता है मेजरमेंट में। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ रेंज वॉट मीटर, मल्टीमीटर, मर्जर, इस तरह के टॉपिक भी आपको पढ़, मर्जर, और इससे क्या कहते हैं एनर्जी मीटर, एसी ब्रिज, यूज ऑफ सीआरओ, सीआरओ पे भी देख सकते हैं आप लोग, फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नल जनरेटर, ये सारे टॉपिक आपके मेजरमेंट में है। तो इतना टॉपिक आपको पढ़ना है, ये कि आपका पहला कंसेप्ट है। दूसरा, फिर इसके बाद जो सिलेबस आता है वो आता है मशीन का। तो क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए तो अब हम बात कर लेते हैं मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इलेक्ट्रिकल मशीन है तो आप देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ट्रांसफार्मर, डीसी और इंडक्शन, इसको एक पार्ट में रखा गया है, और जो सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस को दूसरे पार्ट में रखा गया है। तो हमारे पास में चारों ही पार्ट है। ट्रांसफार्मर सिंगल फेज और 3 फेज हो गया आपके पास में, डीसी आपके पास में मोटर जनरेटर, सिमिलरली हमारे पास में इंडक्शन। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, तो डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन बेसिक प्रिंसिपल यानी कि फैराडे लॉ हमारे पास में, और इसके बाद में जनरेटर मोटर का यहाँ पे एक्शन, उसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, यहाँ पे ब्रेकिंग मेथड, ये सारी चीजें हो गई। देन ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, मतलब सारी चीजें आ जाएंगी जो शुरू से लेकर एंड तक हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में सिमिलरली सिंक्रोनस मशीन यानी कि यहाँ पे मोटर जनरेटर दोनों ही है, इसका मतलब जनरेशन ऑफ 3 फेज, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन हमको पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस पढ़ना है आपको, एक्टिव और रिएक्टिव पावर पढ़ना है, स्टार्टिंग एप्लीकेशन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर्स भी आपको पढ़ना है कि यहाँ पे कैसे कैसे मोटर को स्टार्ट करेंगे। सेकंडली आप देख सकते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा पावर सिस्टम का सिलेबस है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन, लोड फैक्टर, टैरिफ, डाइवर्सिटी फैक्टर, ट्रांसमिशन हो गया हमारे पास में, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, केबल, इंसुलेशन, और जो फॉल्ट है आपके पास में, एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये हमको यहाँ पे पढ़ना रहता है, राइट। इसके बाद में हम बात करें, यहाँ पे दो और सब्जेक्ट है हमारे पास में, स्मॉल सब्जेक्ट, दैट इज द एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें आप देख सकते हैं लाइटनिंग स्कीम हो गया, आईई रूल्स हो गया हमारे पास में, वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, हीटिंग हो गया, इल्यूमिनेशन, है ना। और उसके बाद में देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे वर्किंग ऑफ आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि पीएन जंक्शन डायोड्स हो गया, ट्रांजिस्टर, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद में बीजेटी, जेफेट, सिंपल सर्किट यूजिंग दीज डिवाइसेस। तो ये हमारे पास में सब्जेक्ट है। ये इतना सिलेबस हो गया सर, पर एक बच्चों का सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि सिलेबस तो बहुत सारा है सर, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लें साथ में कि यार सर मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट, पहले ना यहाँ पे अगर आपने देखा होगा नॉन टेक, एक शब्द हम लोग यहाँ पे हमेशा बोलते हैं कि नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं, क्योंकि सर जो मेरिट बनेगी सीबीटी 1 पे ना, वो नॉन टेक के बिना नहीं बनेगी, यहाँ पे नॉन टेक के बिना नहीं बनेगी। यानी कि आपको यहाँ पे टेक प्लस नॉन टेक दोनों आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सर, अगर आपको याद होगा तो इस बार यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने हमको मैसेज करके बताया कि सर नॉन टेक वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया। इवन सर हमारे पास में ऐसे बच्चे थे जिनका टेक्निकल में 80 नंबर तक स्कोर था, लेकिन नॉन टेक्निकल में देख रहे हैं किसी के यहाँ पे 35 नंबर, 40 नंबर, इस तरीके से लैग कर गए। देखो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बहुत अच्छी बात है ना, आपको टेक्निकल पढ़ने में इंटरेस्ट भी बहुत आता है, उस चीज को आप अपने घर पे रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा जो सिलेक्शन है टेक नॉन टेक और बराबर का स्कोर है, यानी कि 50-50% वेटेज है, यानी कि 100 नंबर का बेटा टेक्निकल है तो 100 नंबर का ही आपको नॉन टेक्निकल भी रहेगा, पूछा जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं तो पहला हमारे पास में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है बेटा हमारे पास में, राइट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये पूरा सिलेबस है। और दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है जनरल अवेयरनेस। तो हमारी नॉन टेक की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जो आपको यहाँ पे ये इंश्योर करती है कि यहाँ पे आपको
टेक और सॉरी जो नॉन टेक्निकल है इसमें एक आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। तो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन गाइस, यहाँ पे आपको इस पर बैलेंस फोकस करके करना चलना है। बहुत ज्यादा बिल्कुल जरूरी सर। है। अब एज ए फ्रेशर यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर हमारे पास में ना वेटेज हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, तो देखो हमने सर यहाँ पे 2023 और 24 के लिए है, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ रिसेंटली चेंज देखने को मिले आप देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल भाई मतलब यहाँ पे जान है, जिस तरीके से मशीन होता है ना, सॉरी जिस तरीके से मकान का बेस होता है फाउंडेशन, उस तरीके से बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है ना। लॉरेंस सर के होते कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में 25 से 28 क्वेश्चन है ना, ऑन एन एवरेज ही हम बता रहे हैं, और 2024 में 22 से 25 इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 2024 से 27 सॉरी 24 से 27 क्वेश्चन, और 2024 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 से 32 क्वेश्चन यानी कि हाईली वेटेज है ना। तो आई प्रॉमिस यू गाइस कि यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा बाहर जाने को देखने को नहीं मिलेगा अगर आप थोड़े से भी लेबरियस स्टूडेंट है। तो पावर सिस्टम में आप देख सकते हैं 22 से 24, उसके बाद 18 से 20, देन मेजरमेंट आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, सेम यूटिलाइजेशन, और कुछ एक मिसलेनियस कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट मतलब वो ऐसी चीज पूछता है जो किसी को नहीं कुछ भी है ना, मतलब कोई डेटाबेस क्वेश्चन आपको दे देगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट लिखा। यानी आपको ऐसी कोई भी चीज पूछ ली जाएगी जो कहो पता हो कहो नहीं पता हो, है ना, तो वो इस तरह के टॉपिक आ जाते हैं बहुत बार। पर इसमें अगर सर देखा जाए तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है और अगर आपको एक अच्छा खासा वेटेज देखोगे तो आपको दिखेगा कि 3 सब्जेक्ट आपके केवल ऐसे हैं जो इतने ज्यादा वेटेज हैं जो करीब करीब 70% सिलेबस कवर करते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये 3 सब्जेक्ट मिलकर आपका 70% सिलेबस कवर कर लेते हैं, और इसके बाद रिमेनिंग जो सब्जेक्ट हैं ये आपका 30% सिलेबस कवर करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा अगर दिखने में समझ में आ रहा है तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा वेटेज के हैं, तो सबसे पहले तो इन पे ही फोकस करना चाहिए। सर क्या कहते हैं? सर अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे एक फ्रेश स्टूडेंट है या फिर एक ड्रॉपर स्टूडेंट है, तो उसको तैयारी कैसे स्टार्ट करना चाहिए और किस सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम सबका ओपिनियन ये रहता है भाई जो हाईली वेटेज है उसको सर सबसे पहले यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो हाईली वेटेज सब्जेक्ट के साथ में आपको यहाँ पे जो अपनी जो जर्नी है वो आपको स्टार्ट करनी रहेगी। तो लॉरेंस सर आप यहाँ पे अपने सेगमेंट में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? बिल्कुल बेटा, सबसे पहले समझ लो इस बात को कि अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी नींव रखना, नींव जो होती है मकान की, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी है ना, इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरली, और इसको समझने की कोशिश करोगे तो इसका जो बेसिक है, जो नींव है, वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल, है ना। जनरली इसका वेटेज बहुत ज्यादा भी है, पर अगर इसका वेटेज नहीं भी होता है तो भी इसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना आगे के सब्जेक्ट समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से आप लोगों को सबको स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी नींव बनेगी। ठीक है, नींव बनेगी। और इसके साथ में एक और चीज होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हमारे बच्चे थोड़े से है ना कमजोर होते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, तो इस तरह के टॉपिक भी आपको कवर करने पड़ेंगे। इसमें आपको पेपर में कुछ नहीं आएगा, पर इससे आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा टेक्निकल में नंबर लाने के लिए। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो सबसे पहले आप अपने मैथ को थोड़ा सा अच्छा करें और उसके बाद आप बेसिक इलेक्ट्रिकल को स्टार्ट करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आपने जैसा सिलेबस देखा होगा, बेसिक्स पढ़ना होता है, एसी फंडामेंटल्स पढ़ने होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ने होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ने होते हैं, थ्योरम्स और 3 फेज सर्किट। तो इतनी चीजें आप अगर पढ़ लोगे तो आपका करीब करीब हो जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में। पर अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का बेसिक डन करें, क्योंकि इसके बिना मशीन को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे पहले आप कोशिश करें कि बेसिक्स या एसी फंडामेंटल, ये 2 टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिकल के इतने कवर कर लें कि मशीन में आप कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि मशीन एक बहुत अच्छा वेटेज का सब्जेक्ट भी है। और अपने सर से पढ़ोगे तो आपको मजा बहुत आएगा ही वैसे, पर इसके साथ में ये है कि मशीन में आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट बहुत सारे लगेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर आप ये 2 टॉपिक पढ़ लें तो उसके बाद मशीन आपके लिए बहुत बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, क्योंकि अपने सर से पढ़ रहे हो तो सिंपल तो होगी। तो अपने सर क्या कहते हो कि मशीन और पावर सिस्टम 2 सब्जेक्ट हैं जो आपके हैं, तो क्या कहते हो कि कैसे पढ़ाई करें इसकी? बिल्कुल, तो सबसे पहले देखिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर थोड़ा बहुत भी आता है ना उससे काम चल जाएगा, और नहीं भी आता है तो मैं हूं ना फिर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसके लिए,
मशीन्स के लिए सबसे पहले तो आप देखेंगे बेटा कि 2024 में सीबीटी 1 या फिर सीबीटी 2 की अपन बात करें ना, तो सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों में हमको यहाँ पे कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं? आपको यहाँ पे लगभग 32 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो सीबीटी 1 में मोस्टली जो क्वेश्चंस आपको मिले वो कैसे मिले? थ्योरी वाले क्वेश्चंस मिले, और खास करके जो लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। अब देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन सबको आसान जरूर लगते हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा गलत यही होता है आपके पास, है ना। तो सीबीटी और सीबीटी 2 में आपको लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चंस प्लस यहाँ पे हमारे पास में सीबीटी जब 2 आप देंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास में कैलकुलेटर अलाउड होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है हमारे पास में, सिर्फ टेक्निकल होता है आपके पास में, 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे कि सर ने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे जो सीबीटी 2 है, यहाँ पे थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है, न्यूमेरिकल का पोर्शन आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है सीबीटी 1 के कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास में हो गया मशीन। अब देखो मशीन को पढ़ने का सबसे जो बेस्ट तरीका है गाइस, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या चले जाते हैं, डायरेक्टली जो लंबे लंबे टॉपिक्स उन पे चले जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम मैग्नेटिक सर्किट। अगर आपको मशीन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको जो मैग्नेटिक सर्किट है बेटा, मैग्नेटिक सर्किट का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो एक बार अपने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ लिया कि किस तरीके से पावर ट्रांसफर होती है, क्या मैग्नेटिज्म होता है हमारे पास में ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, रिलक्टेंस क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होती है हमारे पास में, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, और ज्यादा नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एक मशीन का आपके पास में जो फंडामेंटल है गाइस, फंडामेंटल यहाँ पे एक जो बेस है, बेस क्लियर हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करिएगा। और ट्रांसफार्मर में सबसे पहले आपको कहाँ पे स्टार्ट होना है बेटा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वोल्टेज रेगुलेशन इफिशिएंसी पे चले जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, इसका क्या देखना है, यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स देखने हैं, फंडामेंटल्स है ना। और इसके बाद में आपको इसका जो सिंपल जो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास में, इसको कंस्ट्रक्शन आपने देखना है। तो इस तरीके से जो आपके स्मॉल स्मॉल सेगमेंट है, इनको आपको पार करते हुए फिर जाना है ना। तो जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आप जो एडवांस टॉपिक्स हैं, रेगुलेशन हो गया, एफिशिएंसी हो गया, लॉसेस हो गया, उनके ऊपर आप बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से अप्रोच आपको करनी है। सेम मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो डीसी मशीन है, सेम आपको डीसी मशीन में अप्रोच करनी है, यानी कि आपको फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है। सेम फॉर इंडक्शन, सेम फॉर द सिंक्रोनस, और आपके पास में जो सिंगल फेज फ्रैक्शनल मोटर है उसके लिए भी। ना अगर हम बात करें पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम में कहूंगा कि आफ्टर मशीन स्टार्ट कीजिए ना, अगर पहले भी कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर सिस्टम आप आफ्टर द मशीन जो है, आफ्टर मशीन स्टार्ट कीजिएगा। तो सिमिलरली जो पावर सिस्टम है, यहाँ से मैं कहूंगा कि पावर सिस्टम को करने से पहले आपको ये जो केवीएल केसीएल है ना, यानी कि जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल है हमारे पास में, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए ना, क्योंकि पावर सिस्टम में थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपके बढ़ जाते हैं ना। चलिए, तो यहाँ से आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, फंडामेंटल से आपको स्टार्ट करना है। ट्रांसमिशन लाइन में जो मटेरियल वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन का मटेरियल्स यानी कि जो ACSR वगैरह है, यहाँ से आपको एक जो जर्नी है उसके साथ में स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना है आपको। उसके बाद में केबल, इंसुलेटर, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, फॉल्ट वाला पार्ट हो गया हमारे पास में, और जनरेशन वाला पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके पास में, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वाला ना। अब देखो जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको अवॉइड ही कर देते हैं। आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर आप स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हमारे पास है ना, तो एसपी वाला पार्ट है ना, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, आप देखेंगे एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे इनरोल्ड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा कवर ही कर लेते हैं। यानी कि जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं, तो इसको प्लीज आपको लीव नहीं करना है, अदरवाइज आपके लिए बहुत घाटे का सौदा हो सकता है। सर मेरे हिसाब से ना, हाँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम, इन 3 सब्जेक्ट को तो गलती से भी लीव नहीं करना है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। कोई भी टॉपिक लीव नहीं करना। अगर ये 3 सब्जेक्ट आपने अच्छे कर लिए, मतलब आप ये मान लीजिए लगभग 70 नंबर आपने पक्के क्योंकि सर सीधा सीधा एक कॉमन सेंस भी है, अगर आप अपन देख पा रहे हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आने हैं, तो यानी 25 से 30 कंसेप्ट, और 25 से 30 कंसेप्ट मतलब एक पूरा का पूरा सिलेबस ही हो गया करीब करीब, कि आपको हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो दे ही दे मारेंगे। तो अब देखिए इसके बाद हमारे पास में कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना। तो आपके पास है मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइजेशन एंड मिसलेनियस। तो मेजरमेंट एक बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको 3 चीजें करनी होती है, एक तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ पावर, और उसके बाद में CRO एंड ट्रांसड्यूसर। तो यहीं से आपके पास में हो जाता है। सिमिलरली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक छोटा सब्जेक्ट है, तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन, यानी कि डायोड, BJT और आपके पास मॉसफेट है ना, ये सारी चीजें देख लीजिए। सिमिलरली यूटिलाइजेशन आपको मैंग सर बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, तो आई रूल्स वगैरह वो सारी चीजें वहीं से आपके पास में फंस जाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास में, लेकिन देखो ये आपके पास में ना
छोटे जरूर है, कहते हैं ना कि यहाँ पे छोटे जरूर है लेकिन खोटे हैं, तो गलती से भी सर इनको लीव नहीं करना है और बहुत अच्छे से करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है बेटा आप लोगों के, ये आपका सिलेक्शन कराते हैं, बिल्कुल, है ना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इनके बिना सिलेक्शन नहीं ये होगा, रैंक देते हैं। पर ये जो सब्जेक्ट है ये बेटा आपको रैंक देते हैं, है ना। तो अगर आपको रैंक चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि सर मेरे को टॉप 10 में रहना है, टॉप 50 में रहना है, तो आप इन सब्जेक्ट को मिस नहीं कर सकते, आप देख पाएंगे। तो वो सब्जेक्ट आपको करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और फर्दर गाइस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप देख सकते हैं अविनेश सर पीडब्ल्यू और लॉरेंस सर पीडब्ल्यू यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपके जो सिलेक्टेड सीनियर्स है वो कनेक्टेड है, सर कनेक्टेड है, हम कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली हमसे भी यहाँ पे टैग करके हमसे बातचीत कर सकते हो। वैसे तो आपके यहाँ पे जो अब भाई आपके दोस्त यारों की भाषा आपको जल्दी समझ में आती है, उनकी कहा है ना, तो आपके जो तमाम सीनियर्स है यहाँ पे कनेक्टेड है। बिल्कुल, तो आप लोग यहां पे आके भी हम लोगों से डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए अगर आपका कोई भी डाउट है एसएससी जेई को लेके, या फिर आपका कोई भी दिक्कत है, आपको की तैयारी करने में कोई परेशानी है, तो एक बार कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिस्पॉन्स हाल ही दे पाए। सभी को नमस्कार एंड सभी को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।